हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उससे रिलेटेड हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि आपका पहले पूछ भी चुका है ये सीटेट क्वेश्चन कई शिफ्टों में। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ जितने भी नए क्लास में साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, रोज़ रोज़ ये बात आपको बतानी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें? शिमला, लेह, दार्जिलिंग या फिर शिलोंग। जल्दी से आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे आपके साथ जुड़े हैं ना। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखिए पूछ क्या रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसी के साथ यह क्षेत्र जो है आपका ये ऊंचा, सूखा और समतल है। ठीक है, तो यह क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका लेह में। इसका विकल्प बी आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। क्या कह रहा है? बचना होगा। वो भी कब? जब ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन किया जा रहा हो तब। आपके विकल्प इसमें क्या दे रखे हैं? अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। बी कह रहा है कि आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। सी कह रहा है कि जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीके के उपयोग करने से। डी कह रहा है कि आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से। तो आप सभी को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर देना है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा। कोई भी साथी आंसर को गलत नहीं करेंगे। और जिसे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो वो सभी क्या करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका सीखेंगे तब आंसर देंगे। ठीक है, कोई आंसर गलत नहीं करेगा। तो देखिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय हमें किस चीज़ से बचना चाहिए। कह रहा है कि अधिक सटीक विवरण के लिए घटना के तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि उससे बचना नहीं चाहिए, है ना। बी कह रहा है कि आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, यानी कि आप मशीनी लैंग्वेज का अगर यूज़ करेंगे तो आप जो ईवीएस के शिक्षार्थी हैं उनका आकलन कर पाएंगे। जरूरी नहीं होता है ना, तकनीकी भाषा जरूरी नहीं है। सी कह रहा है कि जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीके के उपयोग करने से। तो बिल्कुल जब तक आप जानकारियों को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक जो है आप उनका आकलन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बात भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सही दे रखी है। डी कह रहा है कि आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करेंगे। तो ये बात भी यहाँ सही दे रखी है। और हमसे ये पूछा था कि हमें बचना होगा किस चीज़ से, तो इसका जो विकल्प बी होगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीम, यानी कि आपके जो एनसीईआरटी में 6 थीम दे रखी गई हैं, इनमें से 4 को सही ढंग में कौन सा प्रस्तुत करता है। जिसने भी एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ रखी होगी उसे इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए और तब तक हम विकल्प पढ़ते हैं। कह रहा है कि परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा, पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ। डी कह रहा है कि पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और एक बार जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आपको जो है हमारी आने वाली क्लास का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई जो 6 थीमें हैं उनमें से जो 4 सही ढंग को प्रस्तुत कर रही हैं वो कौन सी होंगी आपकी? वो होंगी आपका परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ए वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 है। खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि, यानी कि जो आपके
खेल होते हैं और जो आपकी पहेलियाँ सुझाई जाती हैं वो ईवीएस के शिक्षण के अधिगम जो होता है उसमें एक महत्वपूर्ण उसे पार्ट माना गया है। वो किस लिए माना गया है? तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं। वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, कक्षा की एक रस्ता में विराम प्रदान करते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है, वे विद्यार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो जल्दी से आंसर कर देंगे, क्या इसका आंसर बन जाएगा सही? तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? खेल और पहेलियों की। तो इसके संबंध में हमें आंसर भी देना है। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा। कह रहा है कि वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं होता कि अगर आप खेल खेल रहे हैं या फिर पहेलियाँ सुझा रहे हैं तो उसमें आपको मज़ा आए, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं होता ना। तो ये बात यहाँ पे गलत दे रखी है। कह रहा है कि कक्षा की एक रास्ता में विराम प्रदान करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि विराम प्रदान करें। सी कह रहा है कि इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। बिल्कुल नहीं। डी कह रहा है कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो बिल्कुल ये बात जो है वो आपकी एकदम सही दे रखी है। आपके जो खेल और जो आपकी पहेलियाँ मतलब क्लास में करवाई जाती हैं वो इसलिए करवाई जाती हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो खुले, है ना, वो किसी भी चीज़ों को करने के लिए खुद से सक्षम हो पाए, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चे को खेल और जो पहेलियाँ होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे खोजने के अवसर उन्हें मिलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? डी वाला। कह रहा है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम कौन सी है? यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा। कह रहा है कि यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यातायात के साधनों पर मॉडल, यात्रा पर कविता, बच्चों की यातायात पर अपने अनुभव। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बी कह रहा है कि यात्रा के साधनों पर मॉडल, बिल्कुल ये भी जरूरी नहीं होता है कि आप जो यातायात के साधन होते हैं उन पे कोई मॉडल प्रिपेयर करके लाएं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि यात्रा पर कविता, जरूरी नहीं है कि यात्रा पर अगर कविता सुनाई जाए तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, तो ये बात भी गलत हो जाएगी यहाँ पे। डी कह रहा है कि बच्चे के यातायात पर अपने अनुभव, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी है। जो भूषण है वो कक्षा 2 की बात करा, उसमें उसने क्या दे रखा, थीम यात्रा को। तो वो एकीकृत क्या करना चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो यातायात के बारे में अपने अनुभव बताएं और अपने अनुभव शेयर करें उनसे, है ना। तो यही जो है इसका आंसर बन जाएगा डी वाला। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। किस क्रियाकलाप को विकास करने में यह सहायता करेगा? कह रहा है कि भूदृश्यों को खींचने का कौशल, आंकड़ों की अभिलेखन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, पूर्वानुमान और गणना के कौशल। आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसी के साथ जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़े। देखिए आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है ना, पता नहीं क्यों आप लोग चाहते नहीं कि कोई दूसरा पढ़े, है ना। गलत बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को क्लास को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो हैं वो जुड़े, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए इसी के साथ। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। जो आरोही है यानी कि वो टीचर है, वो क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थियों को कक्षा में मानचित्र खींचने को दे रही है। तो वो इस क्रियाकलाप से क्या चीज़ करने में सहायता कर रही है। तो देखिए इसमें भूदृश्य को खींचने का कौशल, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बच्चे हैं 1 to 5 के, वो भूदृश्यों के कौशल को क्या समझ पाएंगे, है ना। कह रहा है कि आंकड़ों की अभिलेखन, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है यहाँ पे। सी कह रहा है कि अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, बिल्कुल। मैप में क्या होता है, जो आपकी स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ रहा है, किसके सामने पड़ रहा है, किसके अपोजिट पड़ रहा है ना। तो इस स्थिति की समझ के लिए वो कक्षा में मानचित्र खींचने को कह रही है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी वाला। डी वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्वानुमान, जब मौसम के बारे में यहाँ पर बात की जाती तो इसमें पूर्वानुमान यानी कि बच्चे क्या करते, वो अपने जो उनके वैज्ञानिकों के द्वारा पहले के अनुमान दिए जा चुके हैं उनके अकॉर्डिंग अपना आंसर करते ना। तो इसलिए जो है ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपका कई बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है।
हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के प्रश्न पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? विकल्प क्या दे रखे हैं? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे। आप लोगों को ना बिना कहे आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा आपका विकल्प डी यानी कि अर्जेंटीना इसका आंसर बनेगा हमारा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकतम उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसकी खेतों की मृदा को क्या करेगा? आप लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया है और हम फिर से उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विकल्प इसमें क्या दे रखे हैं? अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा, केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा या फिर जुताई बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक, ये बाकी के ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अगर आप बार बार एक ही फसल को खेत में उगाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ की फसल भी नष्ट हो जाती है, इसी के साथ जो आपकी ज़मीन होती है वो भी बंजर होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी खेतों में रिपीट करके वही फसल नहीं उगानी चाहिए। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है उपाख्यानात्मक अभिलेखों में क्या टाला जाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं जरूरी हो सकती है ना। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, निर्णय के बयान देना, रुचि और संबंधों आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर दीजिएगा आप सभी लोग, नहीं तो आपकी भैंस पानी में चली जाएगी, है ना, इसलिए अच्छे से आंसर देना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए इसमें टाले जाने की बात हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम कहीं ना कहीं सही दे रखी है। बी कह रहा है कि ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, तो ये आपका आंसर बनेगा नहीं। सी कह रहा है कि निर्णय के बयान देना, तो ये बात भी जो है आपकी कहीं ना कहीं टाली जानी चाहिए। डी कह रहा है कि रुचि और संबंधों आदि के क्षेत्रों की पहचान करना, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल जो है वो सही दे रखी है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। बनेगा क्या हमारा आंसर? ए और सी वाला। देखते हैं कहाँ पर है, विकल्प दूसरे में दे रखा है ए और सी, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों लीपते हैं? जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्यों लीपते हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में आपको आंसर देना है। कह रहा है कि फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए, यह उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, या फिर गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी। तो देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? कह रही है क्यों प्रोत्साहित करती है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं। कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। अगर आप समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो वो कभी भी बच्चों से आपको प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। बी कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऑप्शन कोई मायने ही नहीं रखता स्वतंत्र बनाने से, है ना। सी कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। बिल्कुल, आपके जब न्यूज़पेपर वगैरह जो आते हैं घर में, आप लोग उन्हें पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, उनसे जो आपके देश विदेश में जितनी भी नॉलेज होती है उन सभी के बारे में घर बैठे आपको पता लगता है ना। तो ये जो है वो इसीलिए प्रोत्साहित कर रही है बच्चों को पढ़ने के लिए कि उन्हें संसार से जोड़ने का उन्हें मौका मिले। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? सी वाला। कह रहे हैं कि यह मनोरंजन संसाधक उपलब्ध है। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें कॉमेडी वगैरह आती है तो उस पर ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं ना। कुछ लोग होंगे इनमें से एक आधे
कि वो जो है वो न्यूज़पेपर में सिर्फ यही सब चुटकुले वगैरह, शायरी वगैरह ढूंढते हैं ना। गलत बात है ये सब नहीं करना चाहिए ना। न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। देखिए कह रहा है निष्कर्ष निकालना। जरूरी नहीं होता है कि आप किसी चीज का निष्कर्ष निकालें तो वो आपको जो है पूछताछ पर आधारित कोई प्रत्यक्ष अनुभव हो, ठीक है। बी कह रहा है कि पूर्वानुमान यानी कि जो आपके पहले के अनुमान हैं, ये भी जरूरी नहीं होता है। सी कह रहा है कि निर्धारण यानी कि किसी भी चीज को स्पेसिफिक कर देना। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा था कि पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि जो आपका निर्धारण होगा वो आपका एकदम सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई खोजने की या किसी के बारे में मूल्यांकन करने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला निर्धारण। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या प्रदर्शित करता है। इसी के अकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और सेम उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है। तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, पूर्व अनुमान और गणना के क्वेश्चन को विकसित करता है, या फिर लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। जल्दी से आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, बी वाला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कक्षा 5 की अध्यापिका माही क्या चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जरूरी नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा आपका। बी कह रहा है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। तो जरूरी नहीं कि अगर आप उनके नाम लिख लेंगे पौधों के तो उसमें जो है वो विद्यार्थियों का आप अवलोकन कर पाएंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पे गलत हो रखी है। सी कह रहे कि समझना कि पौधे भी सजीव है। कहीं ना कहीं तो ये बात सही है लेकिन यहाँ पर डिटेल में नहीं दे रखा है आपको, तो ये आंसर इसलिए नहीं बनेगा। डी कह रहा है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो देखिए यहाँ पर यह बात एकदम स्पष्ट रूप से दे रखी है आपको कि विद्यार्थियों के आसपास का अवलोकन तभी हो पाएगा जब तक आप उन्हें किसी फील्ड में नहीं ले जाएंगे। वहां पर आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप उनकी ऊंचाई को पहचानो, उनकी पत्तियां कैसी हैं, उसकी स्मेल कैसी है, उसमें देखिए महक आ रही है या फिर उसमें जो है बदबू आ रही है, और उसमें जो उगने का स्थान है उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, वो डी वाला बनेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। कोई भी ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पहली चीज तो आपको हम ये बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है आपसे कि सीटेट जो है वो आपको सिर्फ ईवीएस में ही जो उसका सब्जेक्ट दे रखा उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे ईवीएस में ही पूछ रखा है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये किसके नेतृत्व में बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, बी वाला। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, एक आपका अनुच्छेद 32 है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि जो आपका संविधान है वो उसकी आत्मा है। क्या कहा था, संविधान इसकी आत्मा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। विकल्प क्या दे रखे, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, विज्ञान के आधारभूत संकल्पना को समझना। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है वो आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी जो है टाइम से क्लास में आ जाया करिए। ये क्लास आपकी डेली 11 AM पे होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सभी जो है वो सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करें। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली 11 AM पे बिना कहे जुड़ जाना है। डेली क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या बनेगा। कह रहा है कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका सबसे बेस्ट दे रखा है। यहाँ पे प्राकृतिक की भी बात आ गई है, समाज की भी बात आ गई, इसी के साथ संस्कृति की भी बात आ गई है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। कह रहा है विकल्प कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। जरूरी नहीं है कि आप जो है बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के उनके अंदर जो जेंडर को लेकर के रूढ़िबद्धता है वो आप उनसे क्लियर कर पाएं, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। बी कह रहा है कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो बिल्कुल देखिए ये बात आपकी एकदम सही है। मतलब बच्चों को छोटे पर से यही बताया जाता है कि अगर आदमी ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो सिर्फ वो ही ऑटो और रिक्शा को चला सकता है, एक लेडीज नहीं चला सकती है। लेकिन ये गलत है, ये सिर्फ जेंडर को, जो आपका लिंग भेदभाव है उसको बढ़ावा देता है ना, तो ऐसा नहीं है। तो उस टीचर ने क्या किया है, एक जो ऑटो चालक है उसको बुला करके, जो कि एक लेडी है, उसको बुला करके वहाँ पे क्लास में दिखाया है कि देखो ये जो है वो ऑटो चालक है, यानी कि ये लिंग भेदभाव को कहीं ना कहीं समाप्त करने के बात के लिए वहां पर उसे बुलाया गया है ना। तो इसका आंसर हमारा यही बनेगा। सी कह रहा है कि केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना जेंडर भेदभाव, क्योंकि लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहना है, लड़कियों से क्यों नहीं कहना है। लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं इसलिए उनके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो ये गलत है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि लड़के भारू हैं, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। डी कह रहा है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो गंदी गंदी विचारधारा, ये जो आपके रूढ़ी मतलब सदियों से आपकी चली आ रही हैं, उनके मॉडल अगर आप प्रस्तुत करेंगे छात्रों में तो आप जो है उनके अंदर लिंग भेदभाव को खत्म कर पाएंगे। तो बिल्कुल नहीं है। जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं चीज़ों को दिखाएंगे तब तक बच्चे भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं किसी चीज़ को, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी वाला। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। बात इसकी की गई है यहाँ पे एनसीएफ 2005 की। ठीक है, किसकी बात की गई है, एनसीएफ 2005 की। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो एनसीएफ ने आपके 5 सिद्धांत दे रखे हैं उनमें से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि रटने को महत्व प्रदान ना करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना। पहले आप सभी लोग आंसर देंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, सी वाला बन जाएगा। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये कहीं भी आपका एनसीएफ में नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी रटने को महत्व ना प्रदान करना, बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है कि कभी भी हमें रटने पर महत्व नहीं देना है, क्योंकि बच्चा कभी भी उसे रट करके नहीं सीख पाएगा, उसे रट्टू तोता नहीं बनाना है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रखी है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये बात सही है। बच्चे का जो स्कूल का नॉलेज है इसी के साथ जो उसका समाज यानी कि परिवेश का नॉलेज है उनसे कनेक्ट करके बच्चे को सिखाना है। डी कह रहा है कि पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तक से ही बच्चों को पढ़ाएं, उन्हीं से सिखाएं, बच्चे उन्हीं से समझेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को भी कभी कभी नेग्लेक्ट करना पड़ता है, बल्कि जो आपको बाहरी परिवेश है उससे भी आप बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। क्या आपको कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं उनका मूल्यांकन का तरीका सबसे अच्छा क्या माना जाएगा। कह रहा है लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पे, मौखिक परीक्षण के आधार पे, लिखित परीक्षण के आधार पे या फिर प्रेक्षण के आधार पे। आंसर करिए पहले आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, डी वाला बन जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रेक्षण के आधार पे यानी कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। विकल्प दे रखे हैं अनुमति परक, सुविधादाता, अधिनायकी या फिर सत्तावादी। आंसर कर देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका सीटेट जो है वो कई बार पूछ चुका है। ठीक है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई शिफ्टों में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन,
तो ये एक तरह से सीटेट का फेमस क्वेश्चन है ना, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका जो एनसीएफ 2005 है उसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है, एज अ फैसिलिटेटर, मतलब कि सुविधादाता के रूप में। अगर आपका देखिए वहां पर सुविधादाता ना दिया होगा तो वहां पर आपका क्या दिया होगा, सुगमकर्ता। क्या दिया होगा, सुगमकर्ता। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है वहां पे आपका सुविधादाता ही दिया हो, सुगमकर्ता भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन को भी चेक कर लिया करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।